अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा है, उन्हें घेरने के लिए अब बीजेपी ने अपने तमाम सेनापतियों को मैदान में उतार दिया है। हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई थी, वो दिल्ली में सबने देखा था, वो किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली में बीजेपी ने जितने प्रयोग, जितने संयोग बिठाए हैं, उतने शायद किसी और राज्य में नहीं बिठाए होंगे। क्या अरविंद केजरीवाल की सीट फंसती हुई दिख रही है? दूसरा कालकाजी में आतिशी की सीट का। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, इस बार हमारे ये चौथे वीडियो पे आपको अक्षरधाम की तस्वीर वीडियो एकदम साफ दिख रहा होगा, क्योंकि दिल्ली का मौसम साफ होता जा रहा है, धुंध हटती जा रही है, बादल छटते जा रहे हैं और ऐसे ही धुंध दिल्ली चुनाव में क्या होने जा रहा है उसकी भी परतें हट रही हैं और बहुत कुछ साफ हो गया है और हो रहा है। आइए इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ विक्रांत यादव जी हैं। तो विक्रांत, हम आपसे पूछेंगे कि दिल्ली चुनाव अब कहां पहुंच गया है, जबकि यहां पर योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री की एंट्री हो चुकी है। हैदर, पहला सवाल आप पूछ रहे हैं, पहले सवाल में आपने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, यानी लोगों में योगी आदित्यनाथ को लेकर एक जानना जरूर चाहते हैं कि क्या होगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनावी अखाड़े में उतरे हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा चुनावी अखाड़े को गरमाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली का मौसम वैसे भी थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया, हम लोगों की जैकेट उतर गई हैं और स्वेटर आ गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अभी भी लेकिन ये है कि क्या दिल्ली एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, क्या धार्मिक ध्रुवीकरण के रास्ते पर दिल्ली आगे बढ़ेगी? मैं ये सवाल इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसी दिल्ली ने 2020 के चुनाव में इस धार्मिक ध्रुवीकरण को पूरी तरीके से नकार दिया था और दिल्ली ने कहा था कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर दिल्ली वोट नहीं करेगी। इतना बड़ा सीए का आंदोलन हुआ शाहीन बाग में, यहाँ से कुछ ही दूरी पर, और ये बीच में केवल यमुना है। इस यमुना को पार करते ही शाहीन बाग आ जाता है, वहाँ पर पूरा बड़ा आंदोलन चला, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के लोगों ने उसे नकार दिया और दिल्ली के चुनाव में कतई हिंदू मुसलमान नहीं चला। तो आज अब ये देखने वाली बात होगी कि जब योगी आदित्यनाथ आएंगे, क्या वो अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे, बटेंगे तो कटेंगे बोलेंगे, एक है तो सेफ है बोलेंगे, या कोई नई बात उनके मुख से सुनने को मिलेगी। केवल योगी आदित्यनाथ ही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा है, उन्हें घेरने के लिए अब बीजेपी ने अपने तमाम सेनापतियों को मैदान में उतार दिया है। पर विक्रांत, ये हमारे दर्शक समझना चाहेंगे कि ये तो एकदम ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला है बीजेपी का। आप देखिए, उनको हरियाणा में भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो कामयाबी मिली, महाराष्ट्र में उन्हें मिली, तो ये दिल्ली में नहीं मिलेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ये कहूँगा, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि दिल्ली में मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं आपको पिछले चुनाव की बात बता रहा हूँ। पिछले चुनाव से बड़ा आंदोलन तो नहीं हो सकता, और जितना उस समय के दौरान सीए के दौरान हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई थी, वो दिल्ली में सबने देखा था, वो किसी से छिपा नहीं है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ ने अपना, उनकी जो सबसे बड़ी प्रयोगशाला है वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ने लोकसभा के चुनाव में क्या बीजेपी का हश्र किया था, ये पूरी देश दुनिया ने देखा था। उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक है तो सेफ है, हिंदू मुसलमान इन मुद्दों पर वोट नहीं किया। रोजगार, महंगाई, गरीबी, लोगों के पास खाने को नहीं है, ये तमाम मुद्दे हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा में इसी मुद्दे पर वोट दिया। और आज जो विपक्ष की ताकत है, विपक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो केवल उत्तर प्रदेश का उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। विक्रांत, हम जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि आपने भाजपा को काफ़ी सालों कवर किया है, तो क्या ये माने हमारे दर्शक या ये जो देख रहे हैं कि दिल्ली भाजपा एकदम फेल होगी, उसके पास ना कोई चेहरा है ना कोई है, तो सब उसको इस तरह की सपोर्ट लेनी पड़ रही है? देखिए, दिल्ली भाजपा में हैदर, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये मैं नहीं, आप सालों से देख रहे हैं दिल्ली को। दिल्ली में बीजेपी ने जितने प्रयोग, जितने संयोग बिठाए हैं, उतने शायद किसी और राज्य में नहीं बिठाए होंगे। दिल्ली में उन्होंने बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़के देख लिया, उन्होंने मुख्यमंत्री पद का चेहरा दे के देख लिया, लेकिन बीजेपी में, दिल्ली में बीजेपी क्या, आप ये कहिए कि शीला दीक्षित के जाने के बाद कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे वो मुख्यमंत्री पद के लिए
सामने रख सके। अरे आप समझिए कि संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो एक इंटरव्यू में साफ ये कहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी 40-50 सीटों पर पहुंच हो और उसके नाम पर वोट डले। बीजेपी शर्मिंदगी के कारण ये बात नहीं बोलती, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि उसके पास बहुत सारे नेता तो हैं, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं है जो पैन दिल्ली असर रखता हो और पूरी दिल्ली पर उसका असर हो। अरविंद केजरीवाल निर्विवाद रूप से दिल्ली के सबसे बड़े नेता हैं। दोनों पार्टियां जो कमी झेल रही हैं वो इसी बात की कमी झेल रही हैं कि उनके पास उनके लेवल का, उनकी टक्कर का कोई ऐसा चेहरा नहीं है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा देने में भी दोनों नाकाम रही हैं। देखिए, दिल्ली में 26 जनवरी की भी तैयारियां हो रही हैं, तो जो आपको ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो ये जहाज़, हेलीकॉप्टर्स और ये सब चल रहे होंगे, और ऐसे ही तैयारी हमारी चुनाव की भी हो रही है। तो दिल्ली में 2 बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर सफाई का काम भी शुरू हो गया है, पेंट हो रहे हैं, पोस्टर बदल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे में कई लोग तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के एक नेता हैं जो बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली की मेन सीट पर लड़ रहे हैं। अब बात आ जाती है, प्रवेश वर्मा जी ने सब कुछ किया, सबके सामने वीडियो में है कि 1100 रुपये दिए, जूते दिए, वो दिए। तो जनता अब ये जानना चाह रही है स्वतंत्र के माध्यम से कि उनका नाम भी सब वो शायद कबूल हो गया कि अब चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने डमी अपनी वाइफ को भी खड़ा किया था। अब क्या स्थिति है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ उन पर आरोप नहीं है? अगर वो चुनाव लड़े ना लड़े, अब तो क्योंकि वो चुनाव लड़ेंगे, मैं इस बात से चिंतित हूँ कि देश में पहली बार किसी ने खुलेआम पैसा बांटा। खुलेआम जिस दिन नामांकन करने जा रहे थे उस दिन जूते बांटे, उसी दिन उनके घर के बाहर चादर बंटते हुए दिखाई दी, साड़ियाँ बंटते हुए दिखाई दी। तो उसके बावजूद चुनाव आयोग के पास वो सब मामले पहुँचे, लेकिन किसी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए, पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी, चुनाव निकल जाएगा, कोई कार्रवाई होगी नहीं। चुनाव के बाद क्या कार्रवाई होती है ये हम सबको पता है। तो ये लेकिन देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। अगर इस तरीके से धनबल से आप अरविंद केजरीवाल को हराइए, आप उन्हें उनके मैदान में जाकर हराइए, जैसे अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था। लेकिन अगर चुनाव में इस तरीके से धनबल का प्रयोग होगा, इस तरीके से सामान बांटा जाएगा जो चुनावी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर ऐसा इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर तो कोई भी पैसे वाला आदमी आकर उसके सामने किसी गरीब का चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये देश के लिए, लोकतांत्रिक ढांचे के लिए, चुनावी प्रक्रिया के लिए बहुत खतरनाक है। विक्रांत, हमने आपकी एक रिपोर्ट भी देखी कृष्णनगर विधानसभा से। ये हर्षवर्धन की एक सीट होती थी, पता है चला कि हर्षवर्धन भी कुछ नाराज थे, वो भी टिकट मांग रहे थे। हर्षवर्धन भी चाहते थे कि वो इस बार कृष्णनगर से चुनाव लड़ें। हर्षवर्धन बड़े नेता रहे हैं, लोकसभा के सांसद थे, फिर केंद्रीय मंत्री उन्हें बनाया गया, फिर उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया, फिर उनको सांसदी की टिकट भी नहीं मिली। इस बार 2 सांसदों को बीजेपी ने, अपने 2 पूर्व सांसदों को मैदान में उतारा, रमेश विधूड़ी और साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को। तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर हर्षवर्धन को भी उम्मीद थी कि कृष्णनगर जो उनकी पुरानी सीट थी, जो पहले 2015 में किरण बेदी के आने के बाद उनसे ले ली गई थी, किरण बेदी वहीं से उतरी थी, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाई गई थी, पूरी तरह हारी बीजेपी। फिर 2020 में यहाँ से बीजेपी हारी और इस बार उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन टिकट पार्टी ने उन्हें नहीं दिया। तो ये कह सकते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो किसी समय में बीजेपी के एक बड़े चेहरे थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी होते थे, उनका मैं अब राजनीतिक कैरियर इस चुनाव के साथ एक तरह से समापन की तरफ देख रहा हूँ कि इस चुनाव के बाद अब उनके राजनीतिक कैरियर पर एक फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके राजनीतिक कैरियर पे फुल स्टॉप लग रहा है। राहुल गांधी की एंट्री हो गई है, रैलियां होने लगी हैं, सब कुछ हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी करिश्मा कर देंगे जो अब तक वो करते आए हैं। आपने कहा रैली होने लगी है, मेरा तो इसी पर मुझे एकदम हंसी आई। वो हंसी इसलिए नहीं आई, देखिए राहुल गांधी की कल सदर बाजार में रैली होनी थी, कोई भी बीमार हो सकता है, और कल ये खबर आई कि राहुल गांधी पहली रैली करेंगे। जो सीलमपुर में रैली की थी उसके बाद क्यों मुझे हंसी आई उसका कारण बताता हूँ। हालांकि कल की जो रैली थी राहुल गांधी की सदर बाजार की, उसको कैंसिल करने का अंतिम समय पर वहाँ पर जानकारी दी गई और ये कहा गया कि राहुल गांधी अस्वस्थ हैं, इस कारण नहीं आ पा रहे। देखिए राहुल गांधी की पहली रैली सीलमपुर में हुई, जनसभा उनकी हुई, उसके बाद कहा गया कि वो नई दिल्ली में संदीप दीक्षित के लिए प्रचार करने जाएंगे। जिस दिन प्रचार होना था उसके एक दिन पहले कहा गया कि ये कैंसिल हो गया है, अब राहुल गांधी अपनी जनसभाओं के माध्यम से प्रचार करेंगे। कल उनका सदर बाजार में रैली थी,
वो कैंसिल हो गई कि राहुल गांधी अभी बीमार हैं और उनके गले में कुछ दिक्कत है, वो बोल नहीं पा रहे ठीक से, तो इस कारण अभी आगे करेंगे। आज भी उनकी रैली शेड्यूल थी और कल भी शेड्यूल है, तो कब ये रैलियाँ होंगी, कब राहुल गांधी दोबारा मैदान में आएंगे? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो अनमने ढंग से चुनाव लड़ रही है, और दिल्ली में उसके साथ दिक्कत यह है कि टॉप लीडरशिप नहीं चाहती कि हम भाजपा के साथ मिले हुए दिखाई दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली बीजेपी जिस तरह चुनाव लड़ रही है और दिल्ली कांग्रेस जिस तरह लड़ रही है, वो इस आरोप को पुख्ता करने की बात भी कहते हैं। तो राहुल गांधी के लिए बड़ी समस्या, हालांकि अब इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के जैसे कार्यकर्ता और समर्थक इंतजार कर रहे हैं। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि जब वो मैदान में आएंगे तो क्या कांग्रेस का जो खोया हुआ मैदान है उसको वापस पाने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। हाँ, एक और सवाल मैं जानना चाहूँगा जो हमारे दर्शक भी जानते हैं कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एज ए गेस्ट जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं जो मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया में उस पर क्या चर्चा हो रही है? देखिए, मैं अभी भी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चाएं जिन मुद्दों की होती है, आप देखिए कि जब चुनाव शुरू हुआ था, चुनाव की घोषणा हुई थी, शीश महल बहुत बड़ा मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया में ने बनाया। अब आपको चुनाव के दौरान क्या वो मुद्दा दिखाई दे रहा है? नहीं। लोगों के लिए हैदर समझिए कि सबसे बड़ा मुद्दा जब वो चुनावी अखाड़े में जाते हैं, स्कूल, बिजली, पानी, अस्पताल, सड़क, सीवर, लाइट, रोड लाइट, ये तमाम मुद्दे होते हैं। वो ये चाहते हैं कि इन मुद्दों पर उनके लिए चर्चा हो, और अब ये देख करके अच्छा भी लग रहा है कि बाकी राजनीतिक दल भी अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं इन मुद्दों पर। अरविंद केजरीवाल कुछ चीज़ों पर अपनी कमियां मान रहे हैं, जैसे ये बगल में यमुना है तो यमुना की सफाई नहीं कर पाए। ये कहने की ताकत, ये उनसे कहलवाने की ताकत ये लोकतंत्र में ही है कि एक नेता ये कहे कि मैं काम नहीं कर पाया हूँ, अगली बार करूँगा। तो इन मुद्दों की तरफ अब चुनाव घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, और देर सवेर मेन स्ट्रीम मीडिया को भी ये दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग ये कोशिश करते हैं, जब हम टीवी चैनलों पर बैठे होते हैं, लगता है कि जो उस न्यूज़ रूम है, उसी न्यूज़ रूम के अंदर जिन मुद्दों पर बुद्धिजीवी, कथित बुद्धिजीवी बात करते हैं, वही चुनाव के मुद्दे हैं। लेकिन जनता के मुद्दे बहुत अलग हैं। जनता को अपने नेताओं से, जो हमें जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया फ्री की रेवड़ी कहती है, जनता के लिए वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। जनता वो सुविधाएं अपने नेताओं से चाहती है, और इसी कारण बीजेपी और कांग्रेस को भी उसी लाइन पर आना पड़ा। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं के जवाब में घोषणाएं करनी पड़ी, जिन्हें वो कुछ दिनों पहले तक रेवड़ी कहा करते थे। आप ये घोषणाएं देख सकते हैं, हमारे पास पोस्टर बदल गया है। पहले आपने यहाँ पे काले पोस्टर देखे होंगे कि किस तरह बदहाल दिल्ली थी, तो यहाँ पर मोदी जी प्रचार कर रहे हैं 2500 रुपये स्कीम की, आपकी 2100 रुपये स्कीम है। विक्की, जल्दी जल्दी हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कई मुद्दे उठे, यहाँ पे गए, रावण आया, हमारा पंजाबी आया, तो ये क्या मुद्दे हैं और इसमें क्या बात हुई है? देखिए, रावण का मुद्दा तो एक दिन का मुद्दा था। वो अरविंद केजरीवाल ने जो रामायण का प्रसंग बताया, हालांकि आम आदमी पार्टी उस पर भी बड़ा आक्रामक खेल गई और उन्होंने कहा कि रावण के सम्मान में बीजेपी मैदान में। लेकिन मैं कहता हूं कि जो पूर्वांचली वाला मुद्दा और उसके बाद जो पंजाबियों वाला मुद्दा आम आदमी पार्टी ने उठाया, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चर्चा में लोगों में है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचलियों को लेकर के बीजेपी के बयान आए थे, शहजाद पूनावाला का बयान आया था, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई है, इसका चुनाव में खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने खेद प्रकट किया। उसके बाद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने जिस तरीके से पंजाबियों को लेकर के बात कही थी, उसको दिल्ली के पंजाबियों से आम आदमी पार्टी ने जोड़ दिया। दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी है पंजाबियों की, और बीजेपी के तो कभी पंजाबी बनियों की पार्टी कहा जाता था। तो बीजेपी के एक और कोर वोट बैंक पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने हमला इसी कारण बोला है। एक जाते जाते आपकी एक्सपर्टी में जानना चाहूँगा 2 सीटों को लेकर, अभी भले ही जल्दी हो। एक तो नई दिल्ली में क्या अरविंद केजरीवाल की सीट फंसती हुई दिख रही है, दूसरा कालकाजी में आतिशी की सीट का। इन 2 सीटों के बारे में दर्शकों को बता पाएं तो बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही सीटों पर तीनों पार्टियों ने घेराबंदी की है। बीजेपी और कांग्रेस ने घेराबंदी की है कि वहीं पर जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, उसको घेर ले। लेकिन मुझे लगता है कि आखिर में दोनों ही सीटें, चाहे मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दोनों ही सीटों पर आज भी मैं आम आदमी पार्टी की बढ़त देखता हूँ। तो ये हमें पता चल जाएगा 5 को जब वोटिंग होगी और 8 को जब रिजल्ट आएगा, किसकी बढ़त है, कौन कम हुआ है। तो यही सारी चर्चाएं आप देखते रहिए द स्वतंत्र पे, क्योंकि दिल्ली चुनाव का मतलब द स्वतंत्र है। नमस्कार।